हेलो स्टूडेंट्स, हम अभिजन की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभिजन से संबंधित जो पहले वीडियो में अभिजन का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अभिजन के दूसरे वीडियो में हमने जो अभिजन के जो हैं लक्ष्य हैं, कार्य क्या हैं, पद्धतियाँ क्या हैं, इसका अध्ययन किया और लोकतंत्र और समाजवादी व्यवस्थाओं में इनकी क्या भूमिकाएँ हैं, क्या इनकी महत्ता है, इसका अध्ययन किया। और आज हम विकासशील देशों में अभिजन की भूमिका का अध्ययन करेंगे। देखिए, विकासशील देशों में जो अभिजन की जो भूमिका विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो एक तो विकासशील देश है, जैसे कि एशिया और अफ्रीका के जो विकासशील देशों में ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों का जो साम्राज्यवाद या उसका अंत कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने का कार्य अभिजन के नेतृत्व में ही किया जा सका है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन के काल में अभिजन प्रमुख रूप से 4 वर्गों में बटे हुए थे: वंशानुगत अभिजन, बुद्धिजीवी अभिजन, मध्यम वर्गीय अभिजन और क्रांतिकारी बुद्धिजीवी और राष्ट्रवादी नेता। ये अभिजन परंपरागत रूप से संस्कृति निर्माण, आर्थिक उद्यम, समाज सुधार और धार्मिक पुनरुत्थान आदि कार्य कर रहे थे और इन सभी ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता में योगदान दिया था। वंशानुगत अभिजन जो है वो बुद्धिजीवियों ने आर्थिक और शैक्षणिक विकास में योग दिया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए मूल आधार तय किया। और फिर भी इस श्रेणी के बुद्धिजीवियों का कार्यक्षेत्र सीमित रहा, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की अपेक्षा अपने हितों की रक्षा को अधिक महत्व दिया था। इनकी तुलना में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने पत्रकारिता, नागरिक सेवा, अध्यापन, कानून, राजनीतिक नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर राष्ट्रीय चेतना को प्रबल बनाया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्यों की प्राप्ति की। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, मिस्र है, घाना और अन्य एशियाई अफ्रीकी देशों में स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास इसी वर्ग तक निर्मित किया गया है। शिल्ज ने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की 3 अवस्थाओं, संवैधानिक उदारवाद, राष्ट्रवाद एवं पुनरुत्थानवाद तथा संप्रभु स्वतंत्र राज्य में इसकी भूमिका का विश्लेषण किया है। इन देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, किंतु राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान की समस्या इनके सम्मुख है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक कुरीतियों का अंत कर आधुनिकीकरण को अपनाना तथा कृषि के विकास और औद्योगिकीकरण के आधार पर गरीबी, बेरोजगारी और गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत आदि का कार्य इन विकासशील देशों में अभी किए जाने हैं और इनका भार जो है वो अभिजन वर्ग पर ही है। प्राय सभी विकासशील देशों में अभिजनों को 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। प्रथम स्तर के जो अभिजन हैं वो उच्च स्तरीय बुद्धिजीवी के रूप में नवीन विचारों के सृजन और आर्थिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने का कार्य करते हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, धार्मिक नेता और राजनीतिक टीकाकार इस श्रेणी में आते हैं। दूसरी जो श्रेणी में है वो है इसमें वे बुद्धिजीवी आते हैं जो पत्रकारिता, अध्यापन, प्रकाशन और उद्योग धंधों के सुप्रबंध आदि कार्यों में संलग्न हैं। और तीसरी श्रेणी में अभिजन गांवों के और छोटे नगरों में रहते हुए अपना कार्य करते हैं। तृतीय विश्व के विकासशील देशों में राष्ट्रीय पुनरुत्थान में प्रथम और द्वितीय स्तर के अभिजनों, विशेषतया मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मॉस्का ने बुद्धिजीवियों की लगभग स्वतंत्र व्यक्तियों का ऐसा समूह माना है जो बुर्जुआ सर्वहारा वर्गों के बीच स्थित है और उसकी मान्यता यह थी कि यदि समाज को कोई ऐसा वर्ग है जिसमें कम से कम कुछ समय के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को अलग रखते हुए निर्लिप्त भाव से समाज के व्यापक हितों को देखने की क्षमता हो सकती है तो वह यही वर्ग है। अर्वाचीन समाजशास्त्रियों में कार्ल मैनहीम के द्वारा भी यही विचार व्यक्त किया है। विकासशील देशों के पुनरुत्थान में अभिजन वर्ग की जो भूमिका है इसमें तो संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन अभिजन वर्ग अपनी इस भूमिका को सही रूप में संपादित कर सके इसके लिए आवश्यक है
कि उसे अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना जरूरी है। सामान्यतः यह बात देखी गई है कि इन देशों का अभिजन वर्ग अपने आप को सामान्य जनता से अलग इकाई मानता है और उसके द्वारा सामान्य जनता के विचार, भावनाओं तथा हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसके फलस्वरूप सामान्य जनता और अभिजन वर्ग के बीच एक खाई पड़ जाती है, जो राष्ट्रीय उत्थान के मार्ग में निश्चित रूप से एक बड़ी बाधा है। अभिजन वर्ग के द्वारा इस सत्य को समझ जाना चाहिए कि विकास अपने व्यापक अर्थों में किसी समूह विशेष का विकास नहीं, वरन संपूर्ण समाज के विकास का नाम है और इस कार्य को सामान्य जनता के सहयोग से ही किया जा सकता है। इसके साथ ही अभिजन वर्ग के द्वारा संकुचित दृष्टिकोण को न अपनाकर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और यदि राष्ट्रीय उत्थान के लिए कुछ सीमा तक अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना जरूरी हो जाए तो उनके द्वारा इस स्थिति को सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में अभिजन वर्ग से आशा की जानी चाहिए कि वे समग्र और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का विकास करेंगे और अधिक व्यापक सामाजिक हितों को बढ़ाने में स्वतंत्रता के साथ काम कर सकेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक व्यवस्था में, लोकतंत्रीय व्यवस्था में भी अभिजन वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। न तो इस भूमिका को समाप्त किया जा सकता है और न समाप्त करना समाज के हित में है। अभिजन की यह भूमिका समस्त समाज के लिए कल्याणकारी हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि इस भूमिका को एक नवीन दिशा प्रदान की जानी चाहिए, है ना। कैसे प्रदान की जानी चाहिए? सर्वप्रथम तो है अभिजन वर्ग में परिवर्तन की गति को तीव्र बनाने का प्रत्येक संभव प्रयास किया जाना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि भाई एक ही वंशानुगत रूप से ही अभिजन बने आ रहे हैं तो वो ही बने रहें। इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो अभिजन वर्ग की धारणा के संबंध में जो अभिजन वर्ग में जो परिवर्तन का विचार जो है वो कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र से को अलग कर उसे लोकतंत्र के अनुकूल बना देता है। अभिजन वर्ग में परिवर्तन की प्रक्रिया में जिसमें व्यक्ति अभिजन या विशिष्ट वर्ग और अविशिष्ट वर्ग के बीच घूमता रहता है, या एक अभिजन वर्ग का स्थान दूसरे अभिजन वर्ग के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पेरेटो की रचना में प्रथम स्थिति को अधिक महत्व दिया गया है। उसका विचार है कि शासक वर्ग की स्थिति उच्च परिवारों से आने वाले व्यक्तियों के स्थान पर समय समय पर ऐसे व्यक्तियों को ही प्राप्त होनी चाहिए जो निम्न परिवारों से आते हैं। उनके अनुसार अभिजन वर्ग में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को अपनाना क्रांति के लिए, रक्षा के लिए भी नितांत आवश्यक है। उससे उनके शब्दों में क्रांति तब होती है जब व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है ना। तो इस तरह से अभिजन वर्ग की स्थिति में परिवर्तन आते रहना चाहिए। समाज के निम्न और कमजोर वर्गों को भी इस श्रेणी में आने दिया जाना चाहिए, जिससे कि समाज में संतुलन बना रहे। इसी प्रकार मैरी कोलंबस ने भी अभिजन वर्ग में परिवर्तन के 3 रूप बताए हैं, जिसके अंतर्गत शासक वर्ग के भी व्यक्ति परस्पर स्थिति बदलते रहते हैं। दूसरी, अभिजन वर्ग और अन्य व्यक्तियों के बीच की स्थिति बदलती है, जिसमें निम्न वर्ग के व्यक्ति विद्यमान अभिजन वर्ग में प्रवेश प्राप्त करने में सफल होते हैं। और तीसरी है, निम्न वर्गों में रहने वाले व्यक्ति नवीन विशिष्ट समुदायों का निर्माण कर सकते हैं, जो कि विद्यमान विशिष्ट वर्ग के साथ सत्ता में रत हो सकते हैं। तो इस प्रकार अभिजन वर्ग में परिवर्तन होना एक गतिशील समाज का निर्माण होगा और वर्तमान औद्योगिक समाज या अन्य समाज व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक गतिशील हो सकता है ना। और मोस्का अभिजन वर्ग के सदस्यों के बौद्धिक और नैतिक गुणों पर अधिक जोर दिया है। शुम्पीटर के द्वारा भी इस संदर्भ में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार के तत्वों पर विचार किया गया है और इन्होंने इस बात स्वीकार किया है कि आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप समाज में नवीन समुदायों का निर्माण हो सकता है और ये सामाजिक समुदाय समाज के लिए अपने कार्य का महत्व अधिक हो जाने के कारण अपने सामाजिक प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं और ये तत्व आगे चलकर राज्य व्यवस्था और समस्त सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को संभव बनाते हैं। जीवन मूल्य परिवर्तन होने के साथ साथ अभिजन वर्ग में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के पियर आज के पूर्वजों की भांति महत्वपूर्ण नहीं है। विचारणीय है कि अभिजन वर्ग में
परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिजन वर्ग की स्थिति में यह परिवर्तन किस अनुपात में होता है, अर्थात विशिष्ट वर्ग का कौन सा अनुपात निम्न वर्गों से आता है और निम्न वर्गों का कौन सा अनुपात अपनी स्थिति सुधार करने में सफल होता है। जिस समाज के अंतर्गत यह परिवर्तन काफ़ी अधिक सीमा तक होता है उसे हम गतिशील समाज की संज्ञा दे सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी बात है वो यह है कि अभिजन और समाज के सामान्य व्यक्तियों में अंतर तो बना ही रहेगा, लेकिन इस दिशा को इस अंतर को अधिक से अधिक संभव सीमा तक कम करने की चेष्टा की जानी चाहिए। और तीसरी है, अभिजन की भूमिका महत्वपूर्ण होना तो अनुचित नहीं है, लेकिन अभिजन को समस्त समाज का भाग्य निर्माता की स्थिति प्राप्त होनी नहीं चाहिए। ये बहुत अधिक आवश्यक है कि अभिजन पर किसी न किसी रूप में समाज के सामान्य व्यक्तियों का नियंत्रण बना रहे, है ना भाई। वो है ये है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और शक्ति और भ्रष्ट करती है, तो इस तरह से उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। और इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि समाज सामान्य जनता को अपनी उदासीनता को दूर कर सार्वजनिक जीवन के प्रति अधिक रुचि ले और नेतृत्व वर्ग के प्रति अपने उत्तरदायित्व की मांग करे। धन्यवाद।